फ्रेंड, वेलकम टू मिकदार टेक्निकल। फ्रेंड, आज के इस दौर में फ्रिज और एसी हर घर की ज़रूरत है। एसी तो फिर भी कम घरों में होगा, लेकिन फ्रिज तो हर घर में ही होती है। फ्रेंड, फ्रिज और एसी को देख के एक बात तो आपके जहन में ज़रूर आई होगी कि ये कूलिंग किस तरह करती है, इसके पीछे क्या सिस्टम है जिसकी वजह से फ्रिज गर्म पानी को बदल के बर्फ़ में तब्दील कर देती है और एसी हमारे कमरे के टेम्परेचर को गर्म से बदल के कैसे ठंडा कर देता है। जी दोस्तों, इस कूलिंग के अमल के पीछे एक पूरी साइंस है। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मिल के आपस में एक साइकिल की शक्ल में काम करते हैं और उस साइकिल को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे सेम ही होता है। चाहे हमारे फ्रिज है, एसी है, वाटर कूलर है, चिलर है, रेफ्रिजरेशन साइकिल यही होता है जिसके ज़रिए कूलिंग होती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की डेफिनेशन करते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट दोस्तों, फ्रिज में जो गैस डलती है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट के गर्दिश करने के अमल को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। जब रेफ्रिजरेंट सिस्टम में गर्दिश करती है तो ये मुख्तलिफ हालतों में से गुजरती है। मुख्तलिफ हालतें तब्दील करने के बाद दोबारा अपनी असल वाली हालत में ये लौट आती है। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंप्रेसर है, दूसरा कंडेंसर है, तीसरा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, चौथा इवेपोरेटर है। तो इन चारों कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशन है। कंप्रेसर से जो लाइन आगे कंडेंसर में जाती है उसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। कंडेंसर से आगे लाइन जाती है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से आगे हमारी लाइन जाती है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर से दोबारा लाइन आगे फिर कंप्रेसर में आ जाती है। जो कंप्रेसर से कंडेंसर में लाइन जाती है उसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में लाइन जाती है उसे लिक्विड लाइन कहते हैं। फिर आगे जो इवेपोरेटर से कंप्रेसर में लाइन आती है उसे सक्शन लाइन कहते हैं। कंप्रेसर दोस्तों, ये कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन की तरफ से सक करता है। उसे कंप्रेस करने के बाद ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत की हालत में डिस्चार्ज लाइन से खारिज कर देता है और ख़ारिज करने के बाद उसे कंडेंसर में भेजता है। दोस्तों, अगला हमारा पार्ट है कंडेंसर। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा अहम तरीन हिस्सा है। जब वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में से गुजरकर डिस्चार्ज लाइन के रास्ते में कंडेंसर में दाखिल होती है तो कंप्रेशन की वजह से उसमें हरारत दाखिल हो जाती है जो रेफ्रिजरेंट माया से बुखारात बनते वक्त जज़ब करती है। इस हिस्से में पहुंचकर ये तमाम गर्मी को खारिज करके दोबारा बुखारात से माया में तब्दील होती है। इस हिस्सा में रेफ्रिजरेंट की हरारत को हवा और पानी से खारिज किया जाता है। दोस्तों, तीसरा हमारा पार्ट है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। ये रेफ्रिजरेंट को मेंटेन रखता है, उसको मतलूबा मिकदार के मुताबिक ही आगे इवेपोरेटर में भेजता है। इसके अंदर दोस्तों छोटी सी बारीक सी कैपिलरी ट्यूब होती है जो रेफ्रिजरेंट को मेंटेन रखती है। दोस्तों, हमारा लास्ट पार्ट इवेपोरेटर है। दोस्तों, जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट निकलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में ही रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में आती है और आगे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से उसका दबाव कम होकर इवेपोरेटर में आती है। दोस्तों, इवेपोरेटर अगर हमारी फ्रिज है तो फ्रिज की सूरत में ये इवेपोरेटर का ये काम होता है कि फ्रिज के कैबिनेट में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके दर्जा हरारत को अपने अंदर अब्ज़ॉर्व करता है ये रेफ्रिजरेंट, अब्ज़ॉर्व करके दोबारा लिक्विड फॉर्म जो होती है लिक्विड फॉर्म को दोबारा फिर वेपर रेफ्रिजरेंट में ये कन्वर्ट कर देता है और वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके सक्शन लाइन के ज़रिए दोबारा फिर कंप्रेसर में भेज देता है। और इसी तरह दोस्तों ये सारा सर्कल है। सक्शन लाइन से दर्जा हरारत इसका कम हो के आगे कंप्रेसर ने दोस्तों कंप्रेसर जो है वो फिर इसका आगे दर्जा हरारत और इसका दबाव बढ़ा के दोबारा फिर कंडेंसर में भेजेगा। कंडेंसर फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल फिर इवेपोरेटर में और इवेपोरेटर फिर कंप्रेसर में भेजेगा। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।